जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है वो बीएड सेकेंड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी यूनिट नंबर 4 जिस लेसन का नाम है पर्यावरणीय मुद्दे एवं निवारण और उसके उपाय के बारे में है। इसके प्रमुख क्वेश्चन देखेंगे जो 3 नंबर में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो बड़े नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदूषण के 3 प्रमुख प्रकार बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदूषण के 3 प्रमुख प्रकार जो है वो निम्नलिखित है। पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में गैसों का अनुपात निश्चित होता है। वायुमंडल की प्रमुख गैस जिसमें नाइट्रोजन 78% यानी सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन 20.94% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.00314%, आर्गन 0.934% एवं मीथेन, हाइड्रोजन, कुछ निष्क्रिय गैस आदि भी होते हैं। वायुमंडल में गैसों का इस प्राकृतिक मात्रा में होने वाले अप्राकृतिक परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण जो है इस प्रकार है, जैसे घरेलू धुआं, औद्योगिक धुआं, वाहनों का धुआं, जनरेटर एवं रेडियोधर्मित धूल, औद्योगिक धूल आदि। दूसरा आपका वायु प्रदूषण का दूसरा प्रकार है वो है जल प्रदूषण। पानी प्रकृति एवं महत्वपूर्ण घटक है जिसके बिना मानव जीवन कल्पना करना व्यर्थ है। प्राकृतिक जल की विशिष्ट मानक होता है। जल के इस प्राकृतिक गुण एवं मानकों में होने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहलाता है। तथा जंतु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन जो जल प्रदूषण कहलाते हैं। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला नंबर 1 है घरेलू कूड़ा करकट, दूसरा है घरेलू अपमार्जनक, और तीसरा है वाहित मल, और चौथा है औद्योगिक रासायनिक, और पांचवा है उद्योग में भौतिक प्रदूषण, छठवा है आपका तेल शोधक कारखानों का अवशिष्ट, और सातवां है आपका रासायनिक पदार्थ। अगला प्रकार आपका तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य को श्रवण इंद्रियां एक सीमा तक ही ध्वनि को सुन सकती हैं। इससे अधिक तीव्र ध्वनि जो है मानव को हानि पहुंचाती है। ध्वनि की वह तीव्रता जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। सामान्यतः अभिप्राय में ध्वनि को शोर कहा जाता है। ध्वनि को डेसिबल से नापते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है वाहनों का शोर, लाउड स्पीकर, जेट विमान तथा आदि शोर। अगला प्रश्न नंबर 3 है, मृदा प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख कारण बताइए। या मृदा प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए, या मृदा प्रदूषण के क्या कारण है। ये 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में ऐसा कोई वांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े, या मृदा की भौतिक गुणवत्ता, उत्पादकता नष्ट हो जाए, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा से पेड़ पौधे की आवश्यक खनिज, लवण, जल आदि मिलते हैं जिससे कि वह भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे ग्रहण करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि मृदा में प्राकृतिक संतुलन बना रहे। मृदा प्रदूषण के समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि प्रभावित होते हैं। मृदा प्रदूषण के जो है वो मुख्य कारण निम्नलिखित है। आपका कचरा, यह सूखी साग सब्जी, सूखी घास, धूल, राख, कागज, मछली का सड़ा मांस, धातु, कांच, टीन के डिब्बे, प्लास्टिक और जल, लकड़ी, गोबर आदि हो सकता है। प्रत्येक जगह पर इससे कचरे के निराकरण के समुचित व्यवस्था न होने के कारण हमारे देश में इसको कहीं फेंक दिया जाता है। नगरपालिका और महापालिका के द्वारा प्रत्येक इस संबंध में किए गए वे पर्याप्त नहीं है। दूसरा, औद्योगिक व्यर्थ पदार्थों का निराकरण न करना तथा पृथ्वी पर फेंक देना। तीसरा है मनुष्य तथा जीव जंतुओं का मलमूत्र उचित निराकरण होना। और चौथा है पेड़ पौधे तथा पीड़कनाशी, खरपतवारी, कीटनाशक आदि के छिड़कते समय इन रसायनों पर पृथ्वी पर गिरना। नाभिकीय विस्फोटक अनुसंधान
के फलस्वरूप रेडियोधर्मित पदार्थों का पृथ्वी पर गिरना, जमीन पर कचरा, अस्पतालों में व्यर्थ पदार्थों को एकत्रित करके आग जलाना, निचली जमीन या गड्ढों को कूड़ा करकट आदि से भरना। 8वां है कंपोस्ट खाद को बनाते समय कूड़ा करकट कचरा आदि एकत्रित किया जाता है, इससे भूमि प्रदूषण का खतरा बना रहता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, ओजोन परत संरक्षण के दुष्ट प्रभाव बताइए। तो इसका उत्तर है ओजोन परत के संरक्षण के दुष्ट प्रभाव। पहला है ओजोन परत के संरक्षण से पराबैंगनी किरणों द्वारा पृथ्वी पर ताप बढ़ेगा, फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप, हिमखंडों का पिघलना, समुद्री जलस्तर का बढ़ना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा है ओजोन परत का संरक्षण मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। मनुष्य के विभिन्न चर्म रोग, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता में कई इत्यादि रोग हो जाते हैं। तीसरा है वनस्पति जगत में ओजोन परत के संरक्षण से प्रभावित होगा। तापमान में वृद्धि तथा जलवायु में परिवर्तन परिस्थितियों में पेड़ पौधे तथा फसलों में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रभाव पड़ेगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में समुद्री खाद्य श्रृंखला की भी ओजोन संरक्षण से प्रभावित होगी। यूवी किरण 20 मीटर जल की गहराई तक पहुंचकर सूक्ष्म और समुद्री जीव जंतुओं को नाश का कारण बनेगी। यूवी किरणें जो है प्रभाव से पत्तियों का आकार छोटा हो जाएगा तथा पौधों के विकास में बाधा आती है। ये किरणें मृदा की उर्वरकता को भी कम कर उसे बंजर तथा अनुपजाऊ बनाती हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 है ओजोन परत की सुरक्षा हेतु क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत की सुरक्षा हेतु प्रयास। पहला जो है आपका CFC की खपत को कम करना। दूसरा है वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में प्रयोग व शोध हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। और तीसरा है विश्वव्यापी जागृति पैदा करने के लिए प्रचार प्रसारों का प्रयोग करना। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करके प्रभावित हल निकालना। और 5वें नंबर का है ओजोन छिद्र की व्यर्थता स्थिति को ज्ञात करना। अगला प्रश्न नंबर 9 है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव बताइए या ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जंगल और मरुस्थलों पर एक नया संकट छा गया है, जिससे कि गर्मी और पानी के कारण होने वाले रोगों में वृद्धि है। तटीय क्षेत्रों का क्षय, वनन के तरीके में आए बदलाव से जल स्रोतों पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। मीठे पानी की विभिन्न स्रोतों में खारा पानी मिल रहा है। आर्थिक गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पहला, अफ्रीकी में किमी मंजरों में हिमखंडन 15 साल से पूरी तरह से पिघल जाएगा। ज़्यादातर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पौधे जल्दी बढ़ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहे हैं। इस प्रकार से पृथ्वी गर्म होने के कुछ फायदे भी होंगे। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से ही वर्षा होगी और पैदावार बढ़ेगी। दूसरा है बढ़ती गर्मी और मानसून की अनिश्चितता की कटिबंधों और क्षेत्रों में पैदावार में कमी आ सकती है। न्यूजीलैंड से पलायन करवाने के लिए योजना बनाई जा रही है, जिससे कि इस शताब्दी के अंत तक द्वीप खाली किया जा सके और बस्ती जैसे द्वीपों में बढ़ता समुद्र जल स्तर को तटीयवर्ती सड़कों और फसलों को बर्बाद कर रहा है। चौथा है समुद्री घास या रिपस कम हो रहे हैं। इसमें कालांतर में मछलियाँ का उत्पादन में भी बहुत भारी कमी देखने को मिल रही है। अगला पॉइंट है 5, दुनिया की आबादी का 7.4 अरब, इसमें 2 अरब जनसंख्या समुद्री तट जैसे 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है। करोड़ों लोग पहाड़ी ढलानों पर अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा न होने के अक्सर फसल प्रभावित होते हैं। कालांतर में इन क्षेत्रों में तूफान तथा बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाएगा। छठवां पॉइंट है जलवायु तंत्र में परिवर्तन होने में समय लगता है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडलीय और दर्शनों में शताब्दी बन रही है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग
के होने वाले लाभ बहुत कम और नुकसान बहुत ज़्यादा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तुरंत घटकर भी जलवायु को पूरी तरह से प्रभावित या मुक्त कराया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 13 है, भूस्खलन से प्रभाव व प्रबंध की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूस्खलन का प्रभाव। पहला, बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि नदियों में प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं यानी रुक जाता है। दूसरा है, अपार जन धन दोनों की हानि होती है। तीसरा है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। और चौथा है, भवन, सड़क, पुल, बांधा आदि नष्ट हो जाते हैं। पांचवा है, वनस्पति और जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। भूस्खलन का प्रबंध, भूस्खलन की समस्या से बचाव हेतु नियत प्रयास करने के लिए विभिन्न को कम किया जा सकता है। पहला, वृक्षारोपण द्वारा, और दूसरा, ढालों को कृषि कार्य में वर्जित रखकर, और तीसरा है जल प्रवाह को नियंत्रित करना। चौथा है, प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सहारा देकर। पांचवा है, पूर्व चेतावनी द्वारा, और छठवा है, निर्माण कार्यों की प्रकृति का प्रभाव पूर्वानुमान लगाकर। अगला प्रश्न नंबर 14 है, भूकंप प्रबंध का पर प्रकाश डालिए। भूकंप प्रबंध, उत्तर, भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन करना। दूसरा है, संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय निर्माण जैसे भवन, कारखाने, बांध आदि भूकंप रोधी बनाने चाहिए। और तीसरा है, भूकंप के समय घर से बाहर निकल जाना चाहिए। और चौथा है, भूकंप राहत कोष की स्थापना करना चाहिए। और पांचवा है, वैज्ञानिक आधार पर भूकंप आगमन की पूर्व चेतावनी देना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 15 है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानूनों का वर्णन कीजिए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानून। पहला नंबर है, इंडियन पैनल्स कोड के सेक्शन 268 वर्ष 1973 में 10वें अध्याय के सेक्शन 133 तथा 11वें अध्याय में 144 में शोर के संदर्भ में जन उपद्रव रोकने के सुझाव हैं। दूसरा है, बिहार सरकार ने ध्वनि विस्तार यंत्र बजाने पर नियंत्रण अधिनियम 1955 में बनाया है। और तीसरा है, राजस्थान सरकार ने शोर को नियंत्रण अधिनियम 1963 में बनाया। और चौथा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसी भी प्रकार के प्रदूषण के संदर्भ में नियम बनाए जा सकते हैं तथा उनका विधि संगत कठोरता से पालन किया जा सकता है। पांचवा है, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस आनंद तथा आर.सी. लाहोटी तथा एवं अशोक भान की खंडपीठ 27 सितंबर को भारतवर्ष में सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि दशहरा, दिवाली पर्वों पर पटाखे 6 से 10 बजे तक ही छोड़े जाएंगे, इसके बाद नहीं, क्योंकि शांति निद्रा मौलिक अधिकार है। छठवा है, न्यायाधीशों को ने पटाखे के कारण उत्पन्न ध्वनि तथा वायु प्रदूषण में नागरिक की रक्षा हेतु केंद्र व राज्य सरकार ने 9 निर्देश दिया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 89 को कड़ाई से लागू करें। इस धारा के अनुसार पटाखों का उत्पादन निषिद्ध है जो 4 मीटर दूरी तक 125 डेसिबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 है, नाभिकीय प्रदूषण के रोकथाम के उपाय लिखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। पहला है, परमाणु ऊर्जा तथा प्रयोग उद्योग घरेलू कार्यों में ही करना चाहिए। युद्ध हेतु प्रयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरा, परमाणु बम और नाभिकीय बमों का निर्माण पर रोक लगाई जाए। और तीसरा है, सरकार द्वारा समय समय पर्यावरण और नाभिकीय विकिरण प्रदूषण जांच करवानी चाहिए। चौथा, इस प्रदूषण को नियंत्रण करते हेतु परमाणु अनुसंधान संस्थान को शोधकर्ता किए जाने चाहिए। और पांचवा है, लोगों को इस प्रदूषण को दुष्प्रभाव के प्रति सचेत किया जाना चाहिए। और छठवा है, संपूर्ण विश्व को परमाणु परियोजना व परमाणु हथियारों की रोकथाम हेतु जागरूकता का विकास किया जाना चाहिए। और सातवां है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय प्रदूषण मानक निर्धारित कर कानून का निर्माण किया जाए। रेडियोधर्मी संरक्षण कानून वर्ष 1962 में बनाया गया, जिसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 कहते हैं।
आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि अब परीक्षा भी पास आ गया, इसलिए सारे सिलेबस को एक साथ थोड़ा थोड़ा लंबा वीडियो करके सारे सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। आप सभी साथियों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत से आप लोग पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।